हेलो एवरीवन। लास्ट की दो क्लासेस में हम लोगों ने मैटर देख लिया था, क्या होता है, पार्टिकल्स के बारे में जान लिया था और बेसिक बेसिक क्लासिफिकेशन भी कर लिया था। आज के थर्ड लेक्चर में हम आगे की बातें करेंगे, आगे देखेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में आज जानेंगे और मैटर को फर्दर क्लासीफाई भी करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज की क्लास को कंटिन्यू करें, कुछ नई चीज़ें पढ़ें, मैं एक काम करता हूँ, आपको पिछली सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। सो लेट्स बिगिन विथ अ ब्रीफ रिकैप। ओके, सबसे पहले पिछली क्लास में लोगों ने देखा था कि भाई वेरिफिकेशन देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वहाँ पे हमने एक छोटी सी बात देखी थी कि एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने इसको समझा था कि अगर मेरे पास मैंने 4 बीकर ले लिए हैं और इन चारों एक बीकर में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया, तो हमने क्या करा, इस बीकर में से 10 ml उठाया, देन इसमें उठाया, तो हमने देखा कि हर एक जो बीकर है वो क्या हो जा रहा है, अब पिंक हो जा रहा है। ऑल्दो वो जो पिंक कलर यहाँ पे आ रहा है वो धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है, लेकिन कलर आ रहा है। इससे ये हमें पता चलता है कि एक छोटे से क्रिस्टल में भी पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और अगर छोटे से क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मतलब पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पर हमने ये बात कंक्लूड करा था। और उसके साथ ही हम आगे बढ़ गए थे और हमने बात करा था कि पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे, वो कौन कौन से थे। पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। फिर हमने देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसको वेरीफाई भी करा था हम लोगों ने। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के रखते हैं। सर जितना ज़्यादा खींच के रखेंगे उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पास, और उतना ही मजबूत हमारे पास ऑब्जेक्ट होने वाला है। सो ये बात हमने लिखी थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। और हमने बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा जो मैटर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उसके बाद हमने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब वो चाहे कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोशन होते हैं, बट मोशन ज़रूर होता है। ओके, और हमने देखा था सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या करा था, ऑब्जर्व करा था। कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व करा कि जो पॉलिन ग्रेन है वाटर में रखे वाटर के पार्टिकल्स की वजह से उसको हिट करने पर पॉलिन ग्रेन जो है वो जिगजैग पाथ में मूव कर रहा था, और इसी को नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। ओके, देयर आफ्टर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स और देखे ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं भाई वो मूव करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने ये परफ्यूम वाला एग्जांपल लिया था कि अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, परफ्यूम स्प्रे करूँ तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा। सर आप कैसे कह सकते हो पूरे रूम में फैल जाएगा, भाई इस कोने से अगर कोई आता है, यहाँ से कोई आता है, यहाँ से कोई आता है, उसको स्मेल होगा ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी स्प्रे करा गया था तो वो चारों तरफ फैल गया, है ना। और वो चारों तरफ क्यों फैला, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ओके, फिर दूसरा आपने देखा था कि भाई अगर मैं क्या करूँ, एक बीकर में यहाँ पे इंक डालूँ तो ये जो इंक होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। दिस शोज़ कि भाई ये वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और अपना इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। फिर आगे हमने बात ही करी थी कि भाई मूव क्यों करते हैं पार्टिकल्स, क्योंकि उनके पास कुछ एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और अगर मैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूँ, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे सर, टेम्परेचर देके। तो अगर पार्टिकल्स के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उनका जो मोशन होगा वो फास्ट हो जाएगा, विगरस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने कंक्लूजन में लिखा था, इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ मोशन ऑल्सो इंक्रीजेस। देर आफ्टर हमने ये रिवाइंड किया था सारी की सारी चीज़ें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड देन लास्ट में हम लोगों ने बात करा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने बताया था किसी भी, ना सिर्फ मैटर, किसी भी ग्रुप में अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है चीज़ों का तो उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमने बेस क्या कंसिडर करा था, अपना फिजिकल स्टेट और केमिकल कॉम्पोजिशन। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने मैटर को क्लासीफाई करा, तो वी गॉट सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और होते हैं, दो और स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।
एंड देन जब हम इन्हें केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, मतलब वो किन किन चीज़ों से बने हुए, कैसे बने हुए, कैसे कंपोज है इसमें चीज़ें, इस बेसिस पे क्लासीफाई करा, तो इसके दो टाइप्स हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। ओके, तो आइए इससे पहले कि मैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में और फर्दर बातें बताऊं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बातें और बताऊं इस लेक्चर में, कुछ टर्म्स के बारे में बताऊं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊं, जिसे जानने के बाद हम सॉलिड लिक्विड गैस के बीचेस में अच्छे से डिफरेंस समझ पाएंगे, उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो इससे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, सो फोकस करिएगा। लेट्स से वी हैव एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, हम एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले भाई, ये ऑब्जर्वेशन बस ऑब्जर्व करने वाले हैं। लेट्स से हमारे पास 2 बीकर हैं। ओके, वी हैव 2 बीकर्स, दिस इज बीकर नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज बीकर नंबर 2। ओके, मैंने क्या करा, इस बीकर में यहाँ तक वाटर डाल दिया, इस बीकर में यहाँ तक वाटर डाल दिया। ओके, मैंने करा क्या, सर वाटर दोनों में है, लेकिन इस वाले बीकर में मैंने डाला भाई हॉट वाटर, इसमें डाला मैंने हॉट वाटर, और इसमें डाला मैंने कोल्ड वाटर। इसमें क्या डाला मैंने, कोल्ड वाटर। आपको बात समझ में आ रही है कि सर हॉट वाटर है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। मतलब यहाँ के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, और यहाँ पे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, नो डाउट। ठीक है, अब मैंने करा क्या कि मैंने फिर से लेट से इंक ही डालते हैं भाई, मैंने इसमें क्या कर दिया, इंक डाल दिया। ओके, मैंने इसमें यहाँ पे इंक डाल दिया और यहाँ पे भी इंक डाल दिया, मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, इंक डाल दिया। मैंने साइमल्टेनियसली ये क्या काम करा, साइमल्टेनियसली का मतलब कि मैंने एक साथ दोनों में इंक जो है वो डाल दी। साइमल्टेनियसली इंक was dropped in both the beakers, ये काम हमने करा भाई। अब उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये फर्स्ट जो बीकर है ना, उसमें जो इंक है वो बहुत जल्दी फैल जाएगा, और इस वाले में, सेकंड वाले बीकर में जो इंक होगा वो उसका वो जो स्प्रेड होगा वो काफ़ी लेट होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, द रीज़न इज सिंपल कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल्स की, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जो रेट ऑफ मोशन होगा, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ मोशन होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पार्टिकल्स खूब तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, यहाँ ऐसे समझ रहे हो, ऐसे जाएंगे। वेरएज़ यहाँ पे पार्टिकल जाएंगे यहाँ पे भी, बिल्कुल यहाँ पे भी मूव करते हुए, लेकिन स्लोली ट्रैवल करेंगे वो। बात समझ में आ रही है? तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि भाई जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ मोशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आई होप आपको इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एंड अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सम टर्मिनोलॉजीज़। हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सम टर्मिनोलॉजीज़। ओके, जिसमें पहली टर्मिनोलॉजी है कंप्रेसिबिलिटी। वी विल टॉक अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। What is compressibility? Let's talk about that. सबसे पहले सर कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है किसी भी मैटर पे प्रेशर अप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि किसी भी मैटर की, कोई भी मैटर हो, उस पर प्रेशर लगा के हम उसका वॉल्यूम कितना चेंज कर सकते हैं। जैसे समझो कि मान लो मैंने बोला ये कोई मैटर ए है, लेट्स से दिस इज़ मैटर ए, और हमने क्या करा,
इस पे प्रेशर लगाया, इधर से इधर से इधर से हर तरफ से इसको दबाने की कोशिश करी, है ना। बात समझ में आ रही? सर इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, इतने स्पेस में इसका कुछ वॉल्यूम है इतने स्पेस में। तो कंप्रेसिबिलिटी ये बताती है कि इसी वॉल्यूम को, इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम जो है वो कितना डिक्रीज़ करा जा सकता है अगर मैं इसको इस पर क्या लगाऊँ, एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊँ तब। तो अगर मुझे कोई डिफ़ाइन करने के लिए बोले कि क्या है, क्या होता है भाई कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज़ नथिंग बट द प्रॉपर्टी, क्या है भाई, यहीं पे लिख देते हैं, property of a substance, property of a substance to decrease, बात समझ में आ रही है, to decrease its volume, decrease its volume when external pressure is applied। ओके, अब देखिए सर आपने ये तो बोल दिया कि हम इसको, अगर इसके वॉल्यूम को कम कर पा रहे तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी है, और अगर नहीं कम कर पाएंगे तो बोलेंगे भाई इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। या सीधी एक बात मैं और आपको लिख दूँ कि जो भाई जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, है ना, substances which are substances whose volume can be decreased by applying external pressure are known as compressible substance, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि जिसको हम सर वॉल्यूम जिसका हम कम कर पा रहे हैं उसे कंप्रेसिबल बोलेंगे, दैट इज़ कंप्रेसिबल सब्सटेंस है वो। अब हम किन्हें कंप्रेस कर सकते हैं? सर आपने ये तो बोल दिया कि ये कंप्रेसिबल जो कंप्रेस होगा, जिसका वॉल्यूम घटा सकते हैं प्रेशर, वो कंप्रेसिबल होंगे। आपने ये भी समझा दिया कि कंप्रेसिबिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये बताइए कि हम कंप्रेस कर किसको सकते हैं, है ना। देखिए मैंने बोला मैं इसी मैटर की बात करता हूँ यार, मैं इसी मैटर का एक है ना एनलार्ज व्यू बनाता हूँ। लेट्स यही मैटर था, ठीक है सर, ये भी पार्टिकल से मिलके बना होगा, इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे होंगे, है ना, ऐसे ऐसे कुछ पार्टिकल्स पड़े होंगे इसके भाई। अगर ऐसा हो, आप समझो कि सर यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में हमें कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है ना, दिस इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है। सर अगर इसमें स्पेस है पार्टिकल्स में, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूँगा, तो ये वाला पार्टिकल जो होगा, समझिएगा, ये वाला जो पार्टिकल है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। सर यहाँ पे भी अगर मैंने प्रेशर लगाया ऐसे, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर लगाने की वजह से ये वाला पार्टिकल भी जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स से इधर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है ना। यहाँ पे प्रेशर लगाया मैंने, यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो इन सब की वजह से ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। सर ऐसा क्यों हो पा रहा है? द रीज़न इज़ सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस देखने को मिला था। स्पेस होगा तो जो सब्सटेंसेस होंगी वो कंप्रेसिबल होगी। स्पेस जितना ज़्यादा होगा सब्सटेंसेस उतनी कंप्रेसिबल होंगी, उनकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही हाई होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली, क्या है ना, एनीथिंग इज़ कंप्रेसिबल, क्या लिखेंगे भाई, एनी सब्सटेंस इज कंप्रेसिबल if there is space, if there is enough space, है ना, if there is enough, क्योंकि स्पेस तो हर जगह होता है भाई, पार्टिकल्स हैं तो स्पेस तो होगा। if there is enough space between particles,
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। जहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा वहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगे, उस मैटर के वो मैटर ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा। ओके, अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द सेकंड टर्म एंड दैट इज लेट अस डिस्कस रिजिडिटी। Let us discuss rigidity. Okay, we have second property, second term is rigidity. अब rigidity क्या है भाई, ये भी एक प्रॉपर्टी है, समझिएगा इसको। rigidity भी एक प्रॉपर्टी ही है जो ये बताती है जो ये बताती है या जो आप ऐसे समझो कि rigidity एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल में होने वाले चेंज को, डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करती है। क्या मतलब ये, फिर से मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये आपके पास एक मटेरियल है ना, ये एक मटेरियल है। मैंने करा क्या, मैंने इस पे भी प्रेशर लगाया भाई, हर जगह प्रेशर लगा रहा हूँ मैं, वहाँ पे लगाया, यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी प्रेशर लगाता हूँ। चलो सर, इसके भी पार्टिकल्स हैं, नो डाउट इसके भी पार्टिकल्स हैं, है ना, अंतर समझिएगा, इसके भी पार्टिकल्स हैं, इट हैज़ पार्टिकल्स एज वेल, इसके भी पार्टिकल्स हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अलग अलग डायरेक्शन से, इधर से इधर से इधर से, हर जगह से प्रेशर लगा के मैं चाहता हूँ कि इसका शेप चेंज कर दूँ, मैं इसका साइज चेंज कर दूँ भाई। समझ में आ रही बात, मैं इसका शेप चेंज कर देना चाहता हूँ, मैं इसका साइज चेंज कर देना चाहता हूँ। अब सोचो कि सर अगर इन पार्टिकल्स के बीच में, अगर इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बात समझ में आ रही है, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये कभी भी जो चेंज हम लाना चाहते हैं, चेंज यानी कि हम जो डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं वो नहीं होने देंगे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन पार्टिकल्स के बीच में, वो जो डिफॉर्मेशन होगा उतना ही कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो किसी की इच्छा हुई भाई कि वो क्या करे, प्रेशर ऐसे कुछ लगा रहा है, चलो इसको ऐसे समझाते हैं आपको। किसी की इच्छा हुई ना कि वो खींचना चाहता है, इसको ऐसे खींचना चाहता है भाई, खींच के मस्त बड़ा कर देना चाहता है, इसका शेप बढ़ा, जो साइज़ है, जो लेंथ है इसकी, वो बढ़ा देना चाहता है, इलोंगेट कर देना चाहता है। तो आप मुझे बताओ इस बात को कि सर मैं अगर इसको इधर से भी खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, चारों तरफ से खींच रहा हूँ, मतलब मैं इसमें डिफॉर्मेशन कर रहा हूँ, इसके शेप में चेंज ला रहा हूँ, इसके साइज़ में चेंज ला रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, सर ये जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसे ओवरकम करना होगा, नॉट ओवरकम, लेकिन मुझे उसे कहीं ना कहीं टैकल करना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो रिजिडिटी है क्या भाई, रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल में आने वाले किसी भी चेंज को रेसिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? कोई अब जितना ज़्यादा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इनके पार्टिकल्स में, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा अपोजिशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो उतनी रुकावट आएगी। मतलब जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर किसी भी तरीके का चेंज उनके शेप में, साइज़ में, वॉल्यूम में नहीं लाने देते हैं। क्या बात समझ में आ रही सभी को? कि रिजिड ऑब्जेक्ट, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और वो अपने शेप, साइज़ और वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं लाने देते हैं। इसी बात को हम लिखते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं भाई किसको, रिजिडिटी को। लेट अस डिफाइन रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ऑफ अ मटेरियल और मैटर to resist any deformation in sense a change in shape, मैं इसको मिटा देता हूँ, change in shape, size, etc. okay, physical property of a matter to resist any deformation, change in shape or size of substance. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शब्द में होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा जो चेंज होगा उतना कम होगा। मतलब
जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिन मैटर के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही मटेरियल जो होगा वो रिजिड होगा और उतना ही कम चेंज आएगा उसके शेप और साइज में। ओके, तो ऐसा लिख सकते हो कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हुआ है ना, तो जो रेजिडिटी होगी मेरे भाई, जो रेजिडिटी होगी पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होगी। क्लियर है? और एक छोटी सी बात और हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि सर जो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा रेजिड होते हैं, अच्छा रेजिड मटेरियल्स कौन होंगे, जो रेजिडिटी प्रोसेस करते होंगे या जो कोई चेंज नहीं लाने, जैसे यहाँ पे हमने कंप्रेसिबल सब्सटेंसेस को डिफाइन करना कि वो सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम जो है वो कम नहीं करा जा सकता है। सेम ऐसे ही हम रेजिड सब्सटेंसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो चेंज नहीं लाने देते हैं, सब्सटेंस which can oppose deformation, है ना, तो हम उनको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजिड सब्सटेंस बोलेंगे। और भाई बहुत ज़्यादा जो रिजिड सब्सटेंस होते हैं उनको हम नॉर्मली हार्ड या टफ सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, जो रिजिड सब्सटेंस है या मटेरियल्स विथ हाई रिजिडिटी बोल सकते हैं, मटेरियल्स विथ हाई रिजिडिटी। ओके, मटेरियल्स विथ हाई रिजिडिटी मतलब टफ सब्सटेंस या फिर हार्ड सब्सटेंस, है ना, उनका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। आई होप आपको ये दो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर ये दो बातें समझ में आ गई हैं तो हम तीसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, हमने कंप्रेसिबिलिटी देख लिया है ना, और हमने रिजिडिटी देख लिया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन, let's discuss about fluidity. What is fluidity? Again, this is a property, या ऐसा कह सकते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि सब्सटेंस के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं या नहीं। सिंपल है बिल्कुल। क्या कि सर फ्लूइडिटी का मतलब एबिलिटी टू फ्लो, बस एबिलिटी टू फ्लो, या ऐसे लिख सकते हो प्रॉपर्टी विच सिग्निफाइज whether a matter can flow or not. ओके सर, कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो दे विल बी कॉल्ड एज फ्लूइड्स, है ना। मटेरियल्स हैविंग फ्लूइडिटी, मटेरियल्स विच कैन फ्लो, ज़्यादा बेटर होगा ना, फ्लूइडिटी लिखना ये मच बेटर होगा कि मैं ये लिख दूँ मटेरियल्स विच कैन फ्लो are termed as फ्लूइड्स। एग्जाम्पल के लिए मैं फ्लूइड्स में कुछ एग्जाम्पल्स ले लूँ मेरे भाई, तो यू नो वाटर हो गया, ये फ्लो कर सकता है ना, गैसेस हो गए, ये भी फ्लो कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हमारे फ्लूइड्स हैं। ओके, यहाँ रेजिडिटी में भी अगर आप एग्जांपल की सर रेजिड सब्सटेंस कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डस्टर हो गया, इससे डस्टर की हो गया है, ये सारे के सारे क्या हैं, रेजिड सब्सटेंस हो सकते हैं। ओके, सो आई बिलीव हम 3 टर्मिनोलॉजीज़ के साथ क्लियर हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है और फ्लूइडिटी क्या होती है। नाउ द नेक्स्ट वन is density. Let's talk about density. What is density? डेंसिटी को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो डेंसिटी एज अ फिज़िकल क्वांटिटी, यार सबसे पहले तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फ़िज़िकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे इसको हम जब हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझो कि ये क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है विच इज़ डिफाइंड
which is defined as mass per unit volume. This is defined as mass per unit volume. क्या मतलब ये कि मैं बोल रहा हूँ कि एक मटेरियल है, लेट्स से एक मैटर है, इसका मेरे को डेंसिटी बताना है, इसका मेरे को क्या बताना है, डेंसिटी बताना है। तो मुझे दो बातें मालूम होनी चाहिए सर। पहला इसका मास पता होना चाहिए और दूसरा इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। और मैं उसके मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। ओके, जैसे एक